नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल अपने क्लास आ नहीं पाई थी। उसके दो रीजन थे। एक तो हम कोई प्रोग्राम अटेंड करने चले गए थे और दूसरा एक वो नेट वाला आया था, तो नेट वगैरह की व्यवस्था की तो उसमें समय चला गया है। इस वजह से आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। उस वजह से अब हम आज क्लास ले रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उस क्लास की कसर भी निकाल देंगे इसमें। ठीक है, क्लास को थोड़ा बड़ा बना देंगे और कुछ नोट्स पर पढ़ा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा वापस। तो देखिए, अब हमको पढ़ना क्या है। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। और एक चीज़ और बता दूं कि अब नेट की व्यवस्था हो चुकी है। खूब डाटा मिलेगा अपने को और खूब मिलेगी स्पीड। तो हम क्लास को लाइव भी कर सकते हैं। तो थोड़े दिनों में देखेंगे, लाइव करने के बारे में भी सोचेंगे। और अपन एक क्लास को कितनी भी लंबी बड़ी क्लास हम अपलोड कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी हो। लेकिन कोशिश रखेंगे कि 1 से 2 घंटे के बीच की क्लास हो। मैंने वो एक मैसेज डाला था व्हाट्सएप पर और ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो कमेंट आए वो 1 से लेके 2 के बीच में थे। तो मैंने भी ये निर्णय लिया कि भाई हर क्लास को 1 से 2 घंटे के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, और आप सिलेबस की चिंता मत करना, समय पर सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और रही बात क्लास की, तो क्लास आपके छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको कंटेंट खूब मिलेगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, पहले समझाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर बच्चे सारे लिखते हैं, फिर बोल बोल के लिखवाते हैं, तो उसमें खूब डबल टाइम लगता है। अपन यहाँ 45 मिनट की क्लास लेते हैं ना, तो वो लगभग देख लो 1.5 घंटे के आसपास ऑफलाइन में खिंच जाती है। इतना लगभग मान लो, आप डबल ही समझो। ठीक है ना, 45 से 90 हो गए, तो इतना टाइम लगता है। तो इस वजह से आपके कंटेंट खूब डिलीवर्ड हो रहा है। आप लगातार इनके नोट्स बनाते जाइए। पीडीएफ आपको नियमित रूप से मिल रही है। आज भी ये क्लास खत्म होगी तब आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ के बारे में भी मैंने एक चीज़ और सोच रखी है कि अभी तो प्रत्येक क्लास के बाद में आपको क्या मिलती है, पीडीएफ मिलती है। ठीक है, फिर जैसे ही सेट एंड रिलेशन ये टॉपिक चल रहा है, इस सेट की एक क्लास और आएगी इस क्लास के अलावा। उसके बाद सेट खत्म है, फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन के बाद में फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन के बाद में कॉम्प्लेक्स और वेक्टर, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये 4-5 टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं सभी की साथ में जैसे 90-100 पेज की जितनी भी एक पीडीएफ बनेगी वो बना के आपको देंगे, ताकि आप साथ में उनका क्या निकाल सको, प्रिंट निकाल सको। ये चीज़ें आप, हालांकि आप लगातार साथ ही साथ कार्य को पूरा करते रहें ताकि आपकी नियमितता बनी रहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आ जाइए अब शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया था होमवर्क में, तो 2-3 स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया था, बाकी ने भी किया होगा, लेकिन 2-3 ने मुझे बताया कि हमारे ये आंसर आए और उनके आंसर आए थे बी एंड डी। तो वो सही हैं। देखो यहाँ पर मैंने छुपा रखे हैं आंसर, ये लो, ये बी और डी है, वो इसका आंसर है। और ये किस प्रकार से, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नोट पर आ जाओ। जैसे अपना क्वेश्चन था कि ये है ए, ये बी और ये वाला पार्ट क्या है, सी। ए, बी और सी। अब इसमें एलिमेंट दे दो कि ये ए छोटा वाला, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। अब ये पूछ रहा था कि आप बताइए कि जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन कौन सा था उसमें, ये बी, ई और डी वाला, कि बी प्लस ई प्लस डी को निम्नलिखित में से कौन शो करते हैं, कौन बताते हैं कि ये चीज़ है। तो पी यू क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। और बी ऑप्शन था अपना पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। सी था अपना पी इंटरसेक्शन क्यू एंड पी इंटरसेक्शन आर। डी पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। और बोले कि ये जो शेडेड रीजन है कौन सा, ये हरा वाला, देखो ये वाला पार्ट, ये सारा बी डी और ई, इसको निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन दर्शाती है, कौन सी इक्वेशन है वो बी डी और ई वाला, इस जो एरिया है शेडेड एरिया, इसको शो करती है। तो अब देखिए, मैंने बताया आंसर था बी और डी। कैसे, देखो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन, ये आर है ना, सॉरी देखो इनको नाम दिया हुआ है पी क्यू आर। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। इसका नाम दिया हुआ है पी, इसका दिया हुआ है क्यू और इसका दिया हुआ है आर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम।
तो P इंटरसेक्शन ये है, तो P में क्या क्या है, P में है A B D और E। तो A प्लस B प्लस D प्लस E, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, Q यूनियन R के साथ। तो Q यूनियन R में क्या है, Q यूनियन R में इस A को छोड़कर सारा ही है, इस A को छोड़कर सारी चीज ही है। तो A को छोड़कर सारी चीज क्या है, B प्लस D प्लस E प्लस C प्लस F प्लस G। तो ये 6 के 6 हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ। तो इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि इन दोनों में क्या है, कॉमन क्या चीज़ है। तो इन दोनों में कॉमन है, देखो ए कॉमन है, देखो है कि नहीं है, तो ये नहीं है। बी कॉमन है, हाँ है, तो बी आ गया। प्लस डी कॉमन है, हाँ है, तो डी आ गया। और ई कॉमन है, हाँ ई आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर का, बी प्लस डी प्लस ई। वही तो हमारा शेडेड एरिया था, बी डी ई। और देखिए ये डी वाला था, ऐसे आपको सारे निकालने थे, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि ये आंसर कैसे है, दोनों ही कैसे है। तो इसमें देखिए आप जो P इंटरसेक्शन Q, तो आप देखिए P और Q में कॉमन क्या है, P और Q में कॉमन है ये B और E। तो इसका मतलब है B और E इन दोनों में क्या है, कॉमन है। साथ ही आगे बोल रहा है ये यूनियन P इंटरसेक्शन R, कि इस P में और R में कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है ये वाला भाग D और E वाला भाग, ठीक है, यही कॉमन है। तो लिख दो D प्लस E। अब इन दोनों का यूनियन कीजिए, तो यूनियन में क्या आएगा, B D और E, ठीक है, ये आगे। तो अब ये बी डी ई एरिया है वो किसको शो कर रहा है, इस बी डी ई इस छायांकित भाग को शो कर रहा है। तो ये दोनों इसके क्या हो गए थे, आंसर हो गए थे। आगे बात समझ में। अब देखो आज हम, ये तो पिछला वीडियो था उसमें होमवर्क दिया था मैंने आपको। अब आज हम क्या करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी डिमांड करते हैं कि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रखो, तो आज मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो शुरू करते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सी चीज सत्य है। तो पहले आप बताइए इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट भी बताता हूं। जैसे एक चीज लिखी हुई है a बराबर 2 3 5 और 6, ये क्या है, अपना एक सेट है, अर्थात हिंदी में बोल सकते हैं ये अपना क्या है, समुच्चय है। तब मैं ऐसा बोलूं 2 बिलोंग्स टू ए और 2 सबसेट ऑफ ए। तो बताइए कौन सा राइट है। तो इसमें राइट कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट है वो हमेशा क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ना कि उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्योंकि सबसेट होता है वो अपने आप में भी क्या होता है, एक सेट होता है। और देखो 2 है, 2 कोई सेट थोड़ी है, तो ये क्या हो गया, गलत। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैं ऐसा लिख दूं 2 बिलोंग्स टू ए और 2 सबसेट ऑफ ए। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इन दोनों में ये सही है, ये क्या है, गलत। क्योंकि ये एक क्या है, सबसेट है, और सबसेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है। सबसेट के चिन्ह से दर्शाते हैं, इसे बिलोंग में नहीं बताते। आगे बात समझ में। अब देखो ये 2 सबसेट नहीं है, इसलिए ये गलत हुआ। तो 2 सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि सबसेट के जो अवयव होते हैं उनको हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट में क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, फिर ये क्या होता, सही होता, ठीक है। और एक चीज और कि जैसे अपन बताएं कि ये रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय को या तो फाई से दर्शा दो या फिर ऐसे लिख दो। कई लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये तो स्वयं एक ऐसा समुच्चय हो गया जिसमें फाई एक क्या है, फाई एक इसके अंदर अवयव के रूप में है। आगे बात समझ में। अब आइए ऑप्शन पर, देखिए इनको। मैं बोलूं 5 बिलोंग्स टू 5, तो ये चीज सही है। 5 बिलोंग्स टू 5 का ये जो सेट बनाया हुआ है ये सही है, या फिर 5 और ये 5 ये सही है, या फिर 0 बिलोंग्स टू 5 है। अब देखिए 5 हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। 5 क्या है, एक रिक्त समुच्चय। तो इस रिक्त समुच्चय में 0 आने का तो कोई अर्थ ही नहीं है,
इसमें 0 बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या है कि इस 5 में जो 5 नाम का समुच्चय है उसमें क्या है, 0 है, जबकि 0 जैसी अपने कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय क्या होता है, हमेशा ही ऑलवेज क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो ये चीज डी ऑप्शन तो अपना कट हो गया। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, ये 5 बिलोंग्स टू 5 ये क्यों नहीं है, ये किसको दर्शा रहे हैं, दोनों ही ये 5। इस 5 का मतलब ये है कि ये क्या है, अपने आप में एक सबसेट है, एक सेट है जिसमें अवयव कौन सा है, 5। और ये दूसरे वाला भी ये शो कर रहा है कि मैं भी एक समुच्चय हूं और मेरे अंदर एक अवयव है 5। तो दो अवयवों के बीच में बिलोंग्स टू का चिन्ह नहीं आता है, उनके बीच में क्या आता है, सबसेट इक्वल टू का साइन लगाते हैं ऐसे। आगे बात समझ में। ये बराबर है, दोनों ही क्या है, बराबर है, तो इसमें बिलोंग्स टू नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। आगे देखो, ये दे रखा है 5 बिलोंग टू 5, तो एक एलिमेंट है वो एलिमेंट में बिलोंग नहीं करता। अभी ये 5 है ना, अभी देखो जैसे ये 5 है, तो ये 5 क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, 5 है रिक्त समुच्चय। तो हम किसी भी समुच्चय को, ये आगे भी 5 है वो भी क्या है, समुच्चय। तो जैसे मैं ऐसा लिख दूं a बराबर 2 3 4 और b बराबर लिख दूं 3 5 और 6, या ऐसे लिख दूं, सिर्फ 2 3 लिख दूं, एक बार रुको, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं b बराबर है 2 3, तो फिर मैं ऐसा थोड़ी लिखूंगा कि ये b है वो बिलोंग्स करता है a में, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, b सबसेट ऑफ a। और यदि आप मानते हो कि यह भी 5 है, यह भी 5 है, दोनों रिक्त समुच्चय हैं, दोनों बराबर हैं, तो इनके बीच में ऐसा चिन्ह आएगा ना, तो इसमें बिलोंग वाला चिन्ह थोड़ी लगेगा, तो ये भी क्या है, अपना गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है, तो आंसर देखो मैं यहां से मिटाता हूं, ये दिखाई दिया, आंसर कौन सा है, बी आंसर है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, जरूर बताना। अब रब कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, ये वाला आगे वाला, ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने कि सबसेट ऑफ ए 5 और ये 5, तो ये 5 तो अपने आप में क्या है, एक छोटा सा सेट है, और ये 5 क्या है, एलिमेंट है, लेकिन इस सेट के लिए ये दोनों ही क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। तो मैंने ये क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहा है कि मैं यदि आपको एक सेट दूं जिसमें दो अवयव हैं 5 और ये वाला 5, तो इसके सबसेट बनाइए। तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे, उपसमुच्चय, तो इस एक का एक तो उपसमुच्चय हो जाएगा 5 खुद। अब इसके जो एक हम एक एक अवयव लेकर बनाएं, तो एक एक अवयव लेकर बनाओ 5, और एक इसके अंदर ये वाला अवयव आ गया। अब कई बोलेंगे कि 2 कर्ली ब्रैकेट में क्यों है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, ये अपने आप में एक क्या है, एलिमेंट है, और मैं एक एलिमेंट को लेकर क्या बना रहा हूं, सबसेट बना रहा हूं। आगे बात समझ में। और यदि दोनों अवयवों को लेकर बनाए तो 5 और ये वाला 5, तो इस प्रकार इसके टोटल क्या हो जाएंगे, ये 4 सबसेट हो जाएंगे। और वैसे भी देख लो, किसी भी अवयव के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n से देखते हैं, तो 2 की पावर 2 कितना आया, 4। आगे बात समझ में, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छायांकित भाग को दर्शाता है। छायांकित भाग कौन सा है, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, आराम से समझो आप, है ना। तो ये ए, ये पूरा वाला, ये सारा का सारा, ये ए है। अब इस ए को इन चारों ऑप्शन में से छायांकित भाग को कौन शो करता है, आराम से सोचिए और तसल्ली से, जो पहले वीडियो को रोक कर और एक बार सोल्व कीजिए, वरना आगे तो मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूं। ठीक है, और आप समय की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि भाई अभी स्लो चल रहा है या कम क्लास लग रही है, ऐसे। पहली बात तो कम क्लास में आपके बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर्ड हो रहा है। दूसरी बात, आप तसल्ली से पढ़िए, आप समय पर यदि फोकस करोगे, कोर्स कब खत्म होगा, अभी शुरू किया और आपका खत्म पर ऐसे ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि जितना हमको पढ़ाया क्या उतना हमको आ रहा है, जितना हमने तैयार कर लिया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और सिलेबस को कंप्लीट करना ये मेरी हेडेक है, ये आपकी नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। आप वीडियो रोक कर सोल्व करना, मैं यहां पर अब शुरू करता हूं। तो देखिए, क्या यहीं पर कर देता हूं, इसमें तो ज़्यादा कोई लोड वाली बात ही नहीं। देखो, जैसे ये शेडेड रीजन था अपना, ये वाला ए।
अब इसमें से आपको सीधा पता है कि यदि ऐसे बोले कि पहले ए ऑप्शन के बारे में सोचो कि ए, ये बोल रहा कि ये पूरा का पूरा ए, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या आता है? बी यूनियन सी में आता है ये यहां से लेकर, देखो मैं रेड कलर में अलग से दिखाता हूं आपको, ये बी यूनियन सी में इतना एरिया आता है, ऐसे ये दिल टाइप बन रहा ना, ये पूरा आता है बी यूनियन सी में। और ए में आता है ये ब्लू वाला। अब यदि हम पूछें आपसे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा भाग है, इंटरसेक्शन का मतलब तो क्या होता है? कॉमन। तो एक तो ए और बी यूनियन सी में कॉमन क्या है? तो कॉमन है ये ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट। तो ये तो हमको ज्ञात करना है ही नहीं। ये क्या बोल रहा है? छायांकित भाग को। तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला ये जो पार्ट है, ये ग्रीन ग्रीन जो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो अपना शेडेड भाग है? क्या वो अपना शेडेड भाग है? नहीं है ना, क्योंकि शेडेड भाग तो ये ऊपर रह गया ए वाला। तो इसका मतलब ए ऑप्शन है वो अपना गलत है। आगे बात समझ में? ए ऑप्शन अपना क्या है? गलत। ये हो गया गलत, इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। और आगे बढ़िए। और अगला बोल रहा है ए यूनियन। अब ये बोल रहा है कि ए तो पूरा खुद और साथ में यूनियन। अब भाई यूनियन ले लेगा तो ए तो पूरा आ ही रहा है, अब इसके साथ आगे और कुछ जुड़ेगा। ए यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये बी और सी के बीच वाला भाग। तो ये जो पर्सन बोल रहा है ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यदि इसके हिसाब से एरिया कवर करें तो कितना एरिया कवर होता है? एक तो देखो ये ए पूरा जो मैं ग्रीन बना रहा हूं, ये बोल रहा कि ए पूरा, और फिर बी और इंटरसेक्शन सी, मतलब ये एरिया भी। तो इतने का पूछा है क्या पर्सन में हमको? पर्सन में तो सिर्फ कितना पूछा है? ये वाला छायांकित। तो ये भी अपना क्या हो गया? गलत। ठीक है। अब अगला है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अब देखो बी माइनस सी का मतलब क्या है कि बी में से सी का जो भी पार्ट है वो हटा दो। तो बी माइनस सी का मतलब हो जाएगा ये रेड कलर वाला भाग। भाई बी में जो सी का है वो सारा हटा दो। तो सी का था वो हटा दिया। बी माइनस सी का मतलब केवल बी। तो ये रेड वाला भाग है वो केवल बी को दर्शा रहा है। अब पर्सन बोल रहा है कि इस बी माइनस सी वाला भाग और ए वाले भाग में कॉमन क्या है? तो इस ए वाले भाग में और इनमें कॉमन है ये वाला भाग। देखो अभी ये रिमूव होगा ना, ये वाला, ये इन दोनों में क्या है? एक सेकेंड ऊपर से आराम से रुकना, ये कॉमन है इन दोनों। इसमें पूछा है क्या हमको? पर्सन में नहीं पूछा। तो ये भी अपना क्या हो गया? गलत। ठीक है विद्यार्थियों, अब बढ़ो अगले वाला। अब ये तीन गलत हो गए तो ऑटोमेटिक ही राइट कौन सा है? ये वाला है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अपना क्या होगा? करेक्ट। एक मिनट पेन चूज कर लेता हूं। ये अपना डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और आप देखना चाहो कि करेक्ट कैसे है तो भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो अभी बताता हूं आपको। जैसे ये बोल रहा है कि ए माइनस ये वाला ए है, ये पूरा का पूरा ए। ठीक है। इस ए में से क्या माइनस कर दो? बी यूनियन सी वाला पार्ट। तो बी यूनियन सी का पार्ट कितना है? वही वापस ये जैसे ये दिल की तरह बन रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है? बी यूनियन सी है। जितना मैं रेड बना रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा क्या है? बी यूनियन सी। तो ये बोल रहे हैं कि इस ए में से जो बी यूनियन सी है वो पार्ट हटा दो। तो बी यूनियन सी का मैं पार्ट हटा रहा हूं, देखना आप। बी यूनियन सी का पार्ट मैंने हटा दिया। तो शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? ये ऊपर वाला पार्ट ही बचा। तो ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि U सार्वत्रिक समुच्चय है, U माने यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब ये बोल रहा है कि A यूनियन B यूनियन C बराबर है U, मतलब कि A B और C ये सब किस में समाहित है? यूनियन में, सार्वत्रिक समुच्चय में। तब ये बोल रहा है कि तब A माइनस B यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपको करना है सोल्व। तो आप वीडियो रोककर सोल्व कीजिए और हम अभी शुरू करते हैं। तो शुरू कीजिए क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना कि भाई कैसे सोल्व होगा।
तो हम पहले क्या करते हैं, 3 पार्ट बना लेते हैं। ये ए थोड़ा सा बड़ा बनाएं ताकि अंदर कुछ एलिमेंट लिखें तो भी जगह रहे। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब जो यूनियन है ना वो इन 3 से मिलकर बना है। मतलब यूनियन का बॉर्डर बताऊं आपको, ग्रीन ग्रीन कलर से, जो ये यूनियन है। पर्सन बोल रहा है ना, पर्सन बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन दिखाया ना, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, अपना यूनियन है। अब आगे पर्सन बोल रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। तो पहले देखो ए माइनस बी क्या है, तो ए माइनस बी है अपना, देखो ए माइनस बी का मतलब ए में जो बी का भाग है वो हटा दो। तो ए में जो बी का भाग है वो हमने हटा दिया, बी का पार्ट छोड़ ही दिया। और मैं रेड कलर से ले लेता हूँ, थोड़ा सा कलर से बताऊंगा ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। कैसा समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो चलती क्लास में। अब देखो ये वाला पार्ट ए माइनस बी है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए माइनस बी। अब आगे बोल रहा है बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब है बी में जो सी का पार्ट है वो छोड़ दो और शेष सारा। तो बी में से सी का पार्ट छोड़ दो, तो बी माइनस सी मतलब केवल बी। ये बी, केवल बी तो नहीं कह सकते क्योंकि ए का पार्ट भी तो आ जाएगा। अब ये बी माइनस सी, एक मिनट, यहां मैं ना कलर दूसरा लेता हूं इसको शेडेड करने के लिए, वरना आपके थोड़ा मिक्स होगा, फिर उसको मैं अलग से मिक्स करके दर्शाऊंगा आपको। मैं वापस बना देता हूं। अब मैं बी माइनस सी को कोई दूसरा कलर लेता हूं, पूरा ही अलग, ये ले लेते। तो ये बी माइनस सी को दर्शा रहा है। बी में से सी को हटा दो, बाकी सारा। तो यहां तक बी की सीमा लग रही है। बस ये जो ब्राउन ब्राउन कलर में है वो शो कर रहा है बी माइनस सी को। यहां मैं लिख देता हूं बी माइनस सी। अब देखिए, यदि आपकी प्रैक्टिस हो तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि पूरा क्या क्या खेल है। लेकिन यदि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप कलर से देख सकते हो, या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये बना दिया। अब इसमें ए बी और सी, इसमें डी ई, ऐसे अवयव भर के भी आप देख सकते हो। जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको ऐसे भी करके, एक बार पहले ऐसे देख लो, ये थोड़ा ठीक रहता है समझने में। अब देखो अगला बोल रहा है सी माइनस ए। तो सी माइनस ए का मतलब होता है, इसको भी अलग कलर से दर्शाना होगा हमको, इसको ग्रीन से दर्शा देंगे। तो सी माइनस ए का मतलब होता है सी वाला पार्ट ए को छोड़कर, ए को छोड़कर। तो ये सी वाला सारा सारा पार्ट जितना भी है ए को छोड़कर। ठीक है, तो ये आ गया। अब पर्सन बोल रहा है कि इन सब का क्या कर लो आप, यूनियन कर लो। तो इन सब का यूनियन कर लिया हमने, तो ये वाला सारा पार्ट हो गया, इनको मिला लो सबको। अब बचा कौन सा, ये ब्लैक बॉर्डर के अंदर से वो। तो ये कहता है कि इन सब का यूनियन कर लो, हमने कर लिया यूनियन। अब ये कहता है इस यूनियन को छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस यूनियन को छोड़कर। तो इस यूनियन को छोड़ दें तो सिर्फ ये देखो, ये मैं काली बिंदी लगा रहा हूं ना, वो वाला भाग ही शेष रहेगा। तो इस यूनियन को छोड़कर, तो छुड़ाओ इस यूनियन को। इस यूनियन को आप छुड़ाओगे ना तो शेष क्या रहेगा, शेष रहेगा अपने, एक बार इसको मिटा के दिखा देता हूं आपको। इस यूनियन को छोड़ोगे तो आपके पास शेष ये वाला पार्ट रहेगा। कौन सा, सिर्फ ये। और इसका मतलब क्या है, सिर्फ इस भाग का मतलब कि इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए के भी हैं, इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो बी के भी हैं, और इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो सी के भी हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस भाग को दर्शाता है ए माइनस बी का यूनियन और इसका ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। देख लो, डी नहीं सॉरी, ये इसमें इंटरसेक्शन तो तीनों में इसमें है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दर्शाएगा
इसको, सी को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और सी। और यदि ऐसे समझ में ना आए, इसमें लगे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है ये वो, तो सीधा बताऊं आपको, आ जाओ यहाँ पर पेज पर, ये समझने के तरीके हैं ए बी और सी। तो ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखो जैसा पर्सन बोल रहा है वैसे करते जाओ। पहले बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, और हमको पूछ रहा है इनका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब करो क्वेश्चन को सोल्व। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी, तो ये ए वाले पार्ट है, उस ए वाले पार्ट में ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, और इसमें से माइनस करना है बी। तो बी में क्या है? बी में है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ये इतना है बी के हिस्से में, देख लो चाहिए आप। तो अब माइनस करेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो मतलब ये बी के जो अवयव जो ए में विद्यमान है वो क्या हो जाएंगे? कट। तो देखो एक बी में ये विद्यमान है तो ये बी कट, और एक ई विद्यमान है तो ई कट। तो शेष क्या बचा? ए प्लस डी। तो इस ए माइनस बी का मतलब हुआ ए प्लस डी। आगे बोल रहा है यूनियन बी माइनस सी। तो बी में कौन कौन से अवयव हैं? बी में अवयव हैं बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, और इनमें से माइनस करना है सी। और सी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो माइनस करो। अब तो आप माइनस करना सीख ही गए होंगे, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। तो माइनस करेंगे तो देखो एक तो ई चला जाएगा और एक एफ चला जाएगा। तो शेष क्या बचा? बी प्लस सी। तो यूनियन हो जाएगा बी प्लस सी। आगे है सी माइनस ए। तो सी माइनस ए कैसे होगा? देखो सी में कौन सा अवयव है? ई प्लस एफ प्लस जी प्लस डी, और इसमें से माइनस करना है अपने ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। तो कौन कौन से चले जाएंगे घटाओगे तब? एक तो डी चला जाएगा और एक चला जाएगा आपके ई। तो शेष क्या बचा? एफ प्लस जी। तो शेष बचा एफ प्लस जी। अब हम यदि इन तीनों का क्या करें? यूनियन बनाएं। इन तीनों का यूनियन किया तो आया ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, और ऊपर है कॉम्प्लीमेंट का चिन्ह कि इनको छोड़कर, तो बोल रहे हैं ए को छोड़कर, बी को छोड़कर, सी को छोड़कर, डी को छोड़कर। देखो ए को छोड़कर ये ए छोड़ दिया, ये छोड़ो इसको। डी को छोड़कर तो ये डी छोड़ दिया, बोल रहा बी छोड़कर बी छोड़ दिया, सी छोड़कर सी छोड़ दिया, एफ छोड़कर एफ छोड़ दिया, जी छोड़कर जी छोड़ दिया। तो शेष क्या है? तो शेष है ई। और ये ई किस में है? तो ये ए है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पार्ट में। देख लो ये ए में भी है, ये बी में भी है और सी है, तीनों का क्या है? कॉमन है। आगे बात समझ में? तो मैंने भरसक प्रयास किया है आपको समझाने का कि भाई दो तीन तरीके से, हर तरीके से आपके दिमाग की परतें खुल जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये सी ये कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी तीन समुच्चय हैं तब ए माइनस बी यूनियन सी है, वो इन चारों में से किसके बराबर है? तब आपको सिंपली करना क्या है? देखो पेज पर बता दूं कि एक ऐसे क्या बना लो, ये तीन सेट का बोले ना जब भी, तब ऐसा क्या बना लो, एक डायग्राम बना लो, इनको ए बी और सी दे दो। अब पर्सन क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं तब आपको बताना है कि ए माइनस बी यूनियन जो सी है वो किसके बराबर है। ठीक है, और नीचे चार क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन ये वाले, और पूछा किसका है? ए माइनस बी यूनियन सी का। अब देखो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए यहां लिख लो ए बी सी डी ई एफ और जी, बस ऐसा लिखो। अब देखो ए क्या है? ए में है अपने अवयव ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और माइनस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या है? ये सारे के सारे जितने ए को छोड़कर सारे, ये सारे हैं इसके अंदर, ये सारे हैं। अब इसमें से घटाओगे तो शेष क्या रहेगा? तो शेष देखना बी डी और ई तो चला जाएगा क्योंकि इसमें बी डी और ई है। तो शेष क्या बचा? सिर्फ ए। अब इन चारों को भी सोल्व करके देखना कि किस में ए बचेगा।
तो जो इस जिसमें भी ए बचेगा तो ये इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है बी, इसमें सिर्फ ए बचेगा। अब देखो ऐसे आप कितना टाइम खर्च करोगे, तो आपको मैं सीधा देखने का तरीका बता देता हूं। जैसे आप पहले देखो ए माइनस बी, यदि ऐसा डायग्राम बनाएं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में शेष क्या रहता है, ए और डी रहता है शेष। देख लो ए में से बी को हटा दो, केवल ए वाले भाग में देखो कि भाई ए में से हमने बी हटा दिया तो शेष वाला भाग में क्या है, ए और डी है। अब आगे पर्सन बोल रहा है ए और डी फिर यूनियन। अब यूनियन का मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो पार्ट ज्यादा ही बनेगा, और हमको तो ए और डी की जरूरत नहीं है, इस डी को ही रिमूव करना चाहते हैं, तब जाके ये क्या बनेगा, केवल ए बनेगा, तो ये गलत हो गया। और सेम ऐसे ही ए माइनस बी का मतलब होता है ए प्लस डी, क्योंकि पर्सन के अनुसार जब ऐसा डायग्राम बनाए, देखो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए माइनस बी है उसकी वैल्यू आ रही है ए प्लस डी। देखो ये ए माइनस बी की वैल्यू ए प्लस डी आ रही है, और ये फिर बोल रहा है कि इसमें कुछ जोड़ो यूनियन, तो ये भी गलत है। अब इन दो को क्या कर लेना आप, चेक, तो सीधा ही आपके आंसर आ जाएगा। ऐसे आप समय की क्या करोगे, बचत करोगे। क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, मतलब जो रटी रटाई जो परंपरा है उसके अनुसार सोल्व नहीं करना कि कोई भी उठाया शुरू कर दिया। पहले देखो कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो सीधी नजर जाएगी यूनियन पर, कि यूनियन हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता है, ऐड करता है। जैसे ए, अब यूनियन बी हो गया तो बी वाला भी इस कप में डाल दो, फिर यूनियन सी हो गया तो ये भी इसमें डाल दो। और इंटरसेक्शन हमेशा क्या करता है, कम करता है। ए इंटरसेक्शन बी में जितने अवयव होंगे, इंटरसेक्शन सी करते ही और कम हो जाएंगे, इंटरसेक्शन डी करते ही और कम हो जाएंगे। तो ऐसे पता चलता है कि इन बढ़ने वालों को नहीं लेना है, हमको एलिमेंट कम करने। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन को करना है शुरू, और अप्रोच अपनी ऐसे रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के प्रति। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संबंधों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है कि ये 3 संबंध हैं, इन 3 संबंधों में से बताना है कि कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा सही है। तो अब देखो यहां अवयव कितने हैं, ये ए बी, इसमें भी ए बी और इसमें ए बी सी है। तो सिंपली आप क्या करो, ए और बी पहला चेक करना है कि सही है कि नहीं है, तो ए और बी 2 ही ले लो। अब देखो इनके अंदर अवयव भर दो, ए बी और ये सी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रही है कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है ए में केवल वही अवयव रहना चाहिए जो बी में नहीं है, मतलब बी का एक भी अवयव नहीं आना चाहिए ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, केवल ए। और इधर ये क्या बोल रहा है कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बोल रहा है कि जो ए है, अब ए में पूरे में कौन कौन सा अवयव है, ए प्लस बी, इसमें से क्या घटाओ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, केवल बी है, तो ये घटेगा तो शेष क्या बचा, ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी, राइट हैंड साइड। तो मतलब अपना पहला पॉइंट है वो एकदम क्या है, सही है। आ गई बात समझ में? पहला पॉइंट अपना सही है, तो जिसमें पहला दे रखा है उसके होने की संभावना है, इसके भी होने की संभावना है, लेकिन इसमें पहले के बारे में कोई जिक्र नहीं। ऑप्शन कट, ऑप्शन कट। अब हम सिर्फ एक और देखेंगे, दोनों में से देखते ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा सही। तो हम अब चेक करते हैं इसमें से दूसरे को, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, सब कुछ चेक करो। अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा बोल रहा है, एक मिनट, छोटा बन गया थोड़ा, एलिमेंट नहीं घुसेगा अंदर। ये लो जी, ये 2 बना दिए मैंने, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब इसमें एलिमेंट भरो, ए बी और सी। तो अब इसकी जो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो बोल रही है ए, और ए के अंदर कितने अवयव हैं, ए प्लस बी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो अवयव बन रहे हैं ए प्लस बी। तो अब इस साइड भी चेक कर लो, तो इस साइड है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन है ए माइनस बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, केवल बी है, और यूनियन ए माइनस बी करेंगे तो शेष क्या रहेगा, तो ए माइनस बी करोगे तो ये पार्ट हट जाएगा पूरा ही, तो शेष क्या बचेगा, ए। तो ये ए, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी तो है। ए प्लस बी मतलब ऐसा सेट जिसमें ए और बी 2 अवयव हों, और ए में भी तो 2 ही अवयव हैं, ए प्लस बी।
तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। और पहला और दूसरा किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, डी ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो अपना डी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट, ये डी करेक्ट। अब आगे इसको डायरेक्ट पढ़ना है, इसमें क्या चीज है देखिए। आगे दे रखा है कि अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये बोल रहा है कि रिजल्ट फर्स्ट है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी क्या हैं, दो समुच्चय हैं, तब एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इनको आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला बोल रहा है यदि तीन समुच्चय जैसे ए बी व सी हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये चीजें, इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। आगे बात समझ में। और ये इनकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, इसको एक बार आप सिर्फ पढ़ लेना और मोस्टली आपके कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि आपके यहीं तक 3 तक की क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आगे बात समझ में। तो इसको पढ़ लेना, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, ये इनका जनरल रूप है कि मतलब ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही आगे 4 अवयवों को चलेंगे तो वो कैसे चलेंगे, तो उनको लेकर ये जनरल फॉर्म बताई गई है। लेकिन आपके स्तर पर 3 अवयवों तक की क्या है, सफिशिएंट है। तो ये लिख लेना, अच्छा लगता है जनरल लिखा हुआ नीचे। अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ताकि इसको सोल्व करने में भी क्या है, मजा आए। अब देखो सेट जो टॉपिक है अपना, सेट एंड रिलेशन, तो ये जो सेट टॉपिक है ना वो अपने अंतिम चरण की ओर है। अब सेट है वो नेक्स्ट क्लास आएगी जो भी अपलोड करेंगे कल, उसमें आपका सेट फिनिश हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो, चेन्नई में किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, मतलब एन ई कितना है, 900। 1200 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, तमिल मतलब जानते हैं, तो एन टी कितना हो गया, 1200। और 750 विद्यार्थी हैं वो क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। और 450 विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी तथा तमिल जानते हैं। अंग्रेजी तथा तमिल कौन जानते हैं, 450 विद्यार्थी। 300 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा हिंदी, अंग्रेजी तथा हिंदी मतलब अंग्रेजी भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, वो कितने हैं, 300। और 200 विद्यार्थी, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये नीचे नोट्स में लिखे हुए हैं, फिर भी क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने का क्या है, तरीका। इसके बाद में देखिए 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी का ज्ञान रखते हैं। 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी, मतलब तमिल भी आती है हिंदी भी आती है, तो वैसे कितने हैं, 200। आगे पढ़ो, 150 विद्यार्थी तीनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, अर्थात 150 विद्यार्थी हैं वो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई, मतलब तीनों ही भाषाएं उनको आती है। ये तो हुआ क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाना है और ऐसे डाटा कलेक्ट करते जाना है। आगे बात समझ में, इसको कर देता हूं रफ, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर। आगे देखिए, अब ये बोल रहा है कि ऐसे ढूंढो जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। केवल हिंदी पढ़ने वालों का मतलब, अब ये क्वेश्चन तो इसने हिंदी में लिख दिया, मतलब इसके अंदर 4 पॉइंट पूछे हैं आपको कि केवल हिंदी। केवल हिंदी का मतलब जब भी आपको निकालना हो तो उसका मतलब होता है कि जो हिंदी जानते हैं और तमिल नहीं जानते और इंग्लिश नहीं जानते। आगे बात समझ में। इसके पूछने का गणितीय मीनिंग है वो ये है, यदि मैं आपको बोलूं, कई लोग सीधे क्या करते हैं, केवल हिंदी पढ़ने वाले, अच्छा हिंदी पढ़ने वाले तो ये लो 750। तो इसने बोला है 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, इसने ये तो नहीं बोला ना कि जो ये 750 हिंदी जानते हैं वो अंग्रेजी भी नहीं जानते, वो तमिल भी नहीं जानते, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। इसने सिर्फ इतना बताया कि जितने बच्चे बैठे हैं ना 750 हिंदी जानते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो 2 जानते हैं कि 2 से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, तमिल उनको आती है कि नहीं आती है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि 750 विद्यार्थियों को हिंदी आती है। लेकिन केवल हिंदी का मीनिंग ये हुआ, केवल हिंदी का मीनिंग कौन सा हुआ, ये वाला। तो अब इसका अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन।
तो इसका सॉल्यूशन निकालने का मैं नोट पर तरीका बता देता हूँ। इस नोट को चूज किया, यहाँ आए। अब देखिए, केवल हिंदी वाले कब आएंगे? जब हिंदी तो जानते हैं लेकिन तमिल नहीं जानते और इंग्लिश नहीं जानते। अब नहीं जानते का, अब इसको लिखने का एक तरीका देखो। पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, उसके बाद में आप फेमिलियर हो जाओगे। कैसे? देखो, हिंदी जानते हैं और मतलब गुणा का चिन्ह, ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? तमिल नहीं जानते मतलब 1 माइनस टी, और इंग्लिश नहीं जानते तो 1 माइनस ई। अब इनको गुणा कर दीजिए, h माइनस एच ई माइनस एच टी और प्लस एच टी ई। और अब आगे क्या कीजिए, वापस n लगा दीजिए, तो एन एच माइनस n, इनके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, और गुणा के चिन्ह से वापस क्या आता है? और माइनस n, इनके बीच में गुणा तो आया और, प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई। तो ऐसा निकालो। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये आगे ये आगे ये आगे। अब सिर्फ इसमें क्या करना है? डाटा पुट करना है क्वेश्चन में से। वो डाटा मैंने बताया था कि अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही साथ लिखते जाते हैं। तो ये देखो, साथ ही साथ लिखा हुआ डाटा, और इस डाटे को क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये डाटा है वो क्या कर दो, इनपुट कर दो। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। आ गई बात समझ में? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अधिक क्या होगा, क्लियर होगा। अगला क्या बोल रहा है देखो, पहले यहां से पढ़ते चलो। कम से कम एक भाषा जानता है। मैंने आपको कल बताया था वो यूनियन वाला कंसेप्ट, मैंने कहा या, अथवा और कम से कम वाले में आएगा ये, ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण देख के बता दूं कि कम से कम में क्यों आता है। 1 2 3 5 6 7, एक सी ले लो, सी में आ जाएगा 8 9 और 10। अब इनका यूनियन बनाया 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनमें से रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट उठाया 8। मैंने पूछा 8 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है? तो आपने कहा कि 8 या तो ए में बिलोंग करता है, या बी में करता है, या सी में करता है। हो सकता है इनमें से 2 में भी करता हो, यहीं पर 8 भी लिख सकते हैं। ये लो, हो सकता है इनमें से 2 में बिलोंग करता हो। लेकिन मैंने कहा एक ही लाइन में बता दो, ऐसा मत करो कि इसमें करता है उसमें करता है, करता होगा नहीं करता होगा। तो आपने कहा कि मुझे इतना कंफर्म मालूम है कि कम से कम एक में तो जरूर बिलोंग करता है, कम से कम एक में जरूर बिलोंग करता है। समझे बात को? तो बस यही अप्लाई करना है। अभी करो इसको रफ, और यहां वापस इसने बोला कि कम से कम एक भाषा। कम से कम एक भाषा का मतलब क्या है? आपको क्या निकालना है? एन एच यूनियन टी यूनियन ई। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो भी विद्यार्थी होंगे वो कम से कम क्या जानेंगे? एक भाषा जानेंगे। तो अब बस एन एच यूनियन टी यूनियन ई, इसमें तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला मैंने बताया था 3 का, सीधा ही मैंने कहा ना ये याद रखना है। यहां पर लिखा हुआ ये रहा, मैंने कहा ये 3 का याद रखना है। बस लिख दो यहां पर एन एच प्लस एन ई प्लस एन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई और प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई। ये फॉर्मूला है। अब देखो, आओ वापस यहाँ पर नोट्स में देखो ये लिखा हुआ। यहाँ पर समय की होगी अपनी बचत। ये होता है फायदा नोट्स का स्क्रीन रिकॉर्ड करने का। बोर्ड पर ये संभव नहीं है यदि डिजिटल बोर्ड ना हो तो। अब देखो, कम से कम एक भाषा, तो एन एच इंटरसेक्शन टी, जो एन एच यूनियन टी यूनियन ई आ गया, ये इसका फॉर्मूला। और डाटा अपने पास यहाँ पर पहले से ही सेव है पर्सन के साथ ही पढ़ते वक्त का, सीधा ही पुट कर दो और आंसर निकाल दो। समझ गए? अब चलो थर्ड पॉइंट पर अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक परंतु दोनों नहीं। क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसा कहना चाह रहा है कि विद्यार्थी ऐसे होना चाहिए जो अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी तो फिक्स जानता है। अब उसके साथ या तो वो तमिल जानने वाला होना चाहिए या फिर हिंदी जानने वाला होना चाहिए। इंग्लिश तो मस्ट है, वो तो जाननी है, लेकिन उसके साथ या तो तमिल जानो या फिर क्या जानो, हिंदी जानो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी भी जानता है और साथ में तमिल और हिंदी दोनों ही जानता हो। साफ बोल रहा है कि केवल एक परंतु दोनों नहीं, तमिल और हिंदी में से एक लैंग्वेज इंग्लिश के साथ और आनी चाहिए, लेकिन दोनों नहीं आनी चाहिए। तो अब इस लाइन का जो ये थर्ड पॉइंट है, इसका मैं गणितीय रूप लिख के आपको दिखाता हूं इधर नोट पर। आ जाओ नोट पर। मैं इसका गणितीय मीनिंग लिखता हूं। गणितीय मीनिंग में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मुझे ऐसे विद्यार्थी चाहिए जिसको इंग्लिश आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, लेकिन तमिल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, दो भाषा आनी चाहिए तो तमिल भी तो आ सकती है, हिंदी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा विद्यार्थी भी हो जिसको इंग्लिश आती है और तमिल भी आती है, लेकिन उसको फिर हिंदी नहीं आनी चाहिए यदि तमिल आती है तो। बस ये हुआ अपने क्वेश्चन का गणितीय रूप। अब इस लाइन को देखो और ये जो मैंने गणितीय रूप लिखा है, और उस पर्सन को वापस मैं बोलता हूं, आप सुनो, वापस सुनना आप ध्यान से, कि वह विद्यार्थी जिनको इंग्लिश आती है, साथ ही इंग्लिश आती है और साथ ही हिंदी और तमिल में से एक भाषा आती है। हिंदी आती है तो फिर उसको तमिल नहीं आती, और यदि तमिल आती है तो फिर उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन दोनों नहीं आनी चाहिए इंग्लिश के साथ, तो नहीं आ रही। ये हुआ इसका गणितीय रूप। अब आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो? सीधा तरीका है, देखो ये ई वाला है ना, इंटरसेक्शन वाला, इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताने का, जो लिखने का तरीका बता दूं। ई इंटरसेक्शन एच का मतलब है, इंटरसेक्शन का मैंने बताया ना, और मतलब गुणा में, तो ये ई एच हो गया, और इसका मतलब भी गुणा में है तो ये गुणा में, और टी सी का मतलब 1 माइनस टी, टी सी का मतलब होता है जो टी में नहीं है, तो इसको 1 माइनस लिखना है, प्लस ये इतना कंप्लीट। और इसका मतलब क्या है, ई इंटरसेक्शन टी का मतलब ई टी, और फिर इंटरसेक्शन आ गया तो फिर ये गुणा में आएगा, और एच सी जो एच में नहीं है मतलब 1 माइनस एच। अब नॉर्मल लिख लो, ई एच माइनस ई एच टी प्लस ई टी माइनस ई टी एच। अब देखो ये ई एच प्लस ई टी, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 ई टी एच, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको वापस n की फॉर्म में ले लो, देखो n, e और h गुणा में है तो e इंटरसेक्शन h प्लस n, e और t गुणा में है तो e इंटरसेक्शन t माइनस 2, और ये n, अब e t h तीनों गुणा में है तो e इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन h। अब ये जो डाटा है वो अपने पर्सन के साथ ही पढ़े तब अलग से लिख लिए थे, तो उनको यहाँ पर लिख दो। इसकी वैल्यू 300 है, यहाँ 450 है, माइनस 2 इंटू 150। अब बस सोल्व कर लेना, और तीसरा क्वेश्चन जो पॉइंट है वो अपना सोल्व देख लो। यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। आगे बात समझ में? तो कैसा समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ो और आगे अपना ध्यान दो चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं। मिनिमम उनको 2 लैंग्वेज आती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी आ सकती है। समझ गए? कम से कम 2 भाषाएं आती है। तो हमारे इधर पर्सन में 3 ही तो लैंग्वेज की बात हो रही है। देखो अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, मतलब उसको कम से कम 2 भाषाएं आनी चाहिए, और तीनों आ जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो आइए गणितीय रूप में लिखने के लिए चौथा पॉइंट में गणितीय रूप में लिखता हूँ। अरे पेज भर गया ना। होता क्या है, एक नोट में 3 पेज मिलते हैं स्लाइड में, ये लिखे हुए देखो 1/3। अब यहां से लेते हैं नई स्लाइड। आ जाओ भाई, ये जो चौथा पॉइंट है इसको मैं गणितीय रूप में लिखता हूं। तो गणितीय रूप में मैं कैसे लिखूंगा कि कम से कम 2 भाषा, कम से कम 2 भाषा आनी चाहिए, कम से कम 2 भाषा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको अंग्रेजी आ रही है, साथ ही उसको तमिल भी आनी चाहिए, हिंदी नहीं आएगी तो भी चलेगी, कम से कम 2 भाषा। फिर मैं बोलूं अच्छा, तो फिर आप बोलोगे कि उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए और तमिल नहीं आएगी तो भी चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 भाषा तो आ ही रही है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो आपने कहा उसको तमिल आनी चाहिए और हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आएगी तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको कम से कम 2 भाषाएं तो आ रही है।
तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो फिर दो दो भाषा वाला काम तो बैठ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती, बाकी दोनों लैंग्वेज आती है। कुछ ऐसे हैं जिनको तमिल नहीं आती लेकिन बाकी दोनों लैंग्वेज आती है। और कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी और तमिल आती है। तो मैंने कहा ठीक है, दो दो भाषाओं वाले आ गए। फिर आपसे पूछा कि भाई जिसको तीनों आ रही है उसे तकलीफ है क्या? तो आप बोलते हो नहीं, हमको तो बस मिनिमम दो भाषाएं आनी चाहिए, ज़्यादा आ रही है तो आपकी इच्छा है। तो मैंने कहा चलो भाई, कुछ ऐसे भी हैं जिनको तीनों ही आ रही है। तो बस ये हो गया इसका गणितीय रूप। और अब सोल्व करने का तरीका सीधा है। देखो, इनको n हटाकर लिख दो, e डॉट टी मतलब ई टी और 1 माइनस एच प्लस ई एच 1 माइनस टी, और आगे इसका लिख दो टी एच 1 माइनस ई, और प्लस में है ई एच और टी, ये ई एस टी, ये तो तीनों गुणा में आ गए, इंटरसेक्शन है। बस ई टी माइनस ई टी एच प्लस ई एच माइनस ई टी एच प्लस टी एच माइनस ई टी एच और प्लस ई टी एच। एक ई टी एच से एक ई टी एच आप कट मान लो, क्योंकि इनकी बराबर वैल्यू आएगी, जोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। और शेष क्या बचे, ई टी प्लस ई एच प्लस टी एच और माइनस ये 2 ई टी एच। अब इनको वापस n की फॉर्म में लिख दो, ई इंटरसेक्शन, ये गुणा में तो इंटरसेक्शन आएगा, ई इंटरसेक्शन टी प्लस एन ई इंटरसेक्शन एच प्लस एन टी इंटरसेक्शन एच माइनस 2n ई इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एच। अब इसमें कर लेना आप वैल्यू पुट, और सेकंड क्लास वाले बच्चे की तरह जोड़ बाकी कर लेना। आ गई बात समझ में? आओ नोट्स पर। ये रहे अपने नोट्स, ये चौथे नंबर का पॉइंट, ये पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, आगे की राम कथा आप लिख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आगे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, किसी महाविद्यालय में 42 विद्यार्थी अर्थशास्त्र मतलब NE कर लो, इकोनॉमिक्स मानकर 42, 45 विद्यार्थी दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी के कर लो, 65 भूगोल के, और 20 अर्थशास्त्र एवं भूगोल, 15 है विद्यार्थी भूगोल एवं दर्शन शास्त्र, 25 विद्यार्थी दर्शन शास्त्र एवं अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, 8 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र भूगोल तथा दर्शन शास्त्र में से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। अब सारे ही ऐसे मैं सोल्व करवाते जाऊं तो आप क्या सीखोगे, तो इसको मैं सोल्व कराऊंगा कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में ये सोल्व करके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तब तक आपको इसे सोल्व करना है, और इसके जो आंसर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रश्न को लेकर जो हिंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। हिंट क्या क्या है? नंबर 1 हिंट है कि NE लिख दो इकोनॉमिक्स, NP लिख दो फिलोसॉफी, NG लिख दो ज्योग्राफी। ये अर्थशास्त्र एवं भूगोल दोनों पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो N इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन ज्योग्राफी कर लो, कर लिया। लास्ट में जाते जाते तीनों विषय पढ़ते हैं, तो NE इंटरसेक्शन ये दर्शन शास्त्र और ये ज्योग्राफी हो गया। अर्थशास्त्र भूगोल तथा दर्शन शास्त्र में से कम एक विषय पढ़ने वाले, कम से कम का मतलब होता है यूनियन, तो इन तीनों सब्जेक्ट में से कम, तो ये क्या हो गया इनका कम से कम। अब तो सोल्व कर लोगे ना, अब तो फॉर्मूला लगा के वैल्यू ही पुट करनी है, कर लेना। और ये एक क्वेश्चन और है आपको होमवर्क के लिए, ये मैं ऐसे सोल्व कर रहा था, मैंने कहा पीडीएफ बनाते वक्त तो मैंने सोचा पहले सोल्व कर देते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट को बोलेंगे कि इसको क्या करो, सोल्व करो। ये इतना लिख दिया, आगे देखो पीडीएफ में ये और लिखा हुआ मिलेगा आपको ऐसे, तो थोड़ा तो इसे आप हिंट के रूप में स्वीकार कर लेना, और अपने जब आंसर निकालो इसको सोल्व करो तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, किसी कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, मतलब इसने सब्जेक्ट कुछ नहीं बोला, इसने क्या बोला कि 175 विद्यार्थी मेरे पास टोटल हैं किसी कक्षा में, तो ये यूनियन हो गया। यूनियन में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 175। आगे बोल रहा है जिनमें से 100 विद्यार्थी गणित, ये 100 विद्यार्थी गणित, 70 विद्यार्थी फिजिक्स, 46 विद्यार्थी केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र, 30 विद्यार्थी हैं वो गणित तथा भौतिकी, 28 विद्यार्थी हैं वो गणित तथा रसायन शास्त्र, और जो भौतिकी तथा रसायन शास्त्र वाले कितने हैं? 23, और 18 ऐसे हैं, 18 विद्यार्थी हैं वो तीनों ही विषय पढ़ते हैं।
तो केवल गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वाले की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उपरोक्त में से कोई विषय नहीं पढ़ते। अब आप इसको कैसे कैसे सोल्व करोगे तो उनको लेकर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है वो पर्सन की अलग है। तो उसका मैं थोड़ा हिंट लिखता हूँ। ये तो डाटा था जो कि पर्सन में से आपको सीधा यहाँ लिखा हुआ मिल गया। अब देखिए, पर्सन यहाँ से पूछना शुरू कर रहा है और यहाँ तक पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि केवल गणित, केवल भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वालों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्न को आप कैसे पढ़ते हो कि केवल गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, पहले वो आएंगे जो केवल गणित पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते एंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। फिर वो आएंगे जो फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते और केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, प्लस जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ ये फिजिक्स नहीं पढ़ते और मैथ नहीं पढ़ते। तो अब इस लाइन को वापस पढ़ो कि केवल गणित, केवल भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी संख्या ज्ञात करनी है बस। अब ये सीधा बताया हुआ है आपको। एम ये इंटरसेक्शन का मतलब गुणा में, और पी सी का मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पी, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस सी। बस वही तरीका जो मेथड आपको इतनी देर तक सिखाया, बस वही लगाना है। ठीक है, ये यहाँ तक एक चीज पूछ रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका हिंट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उपरोक्त में से कोई विषय नहीं पढ़ते, कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ नहीं पढ़ते, फिजिक्स नहीं पढ़ते और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते। तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ, एन एम यूनियन पी यूनियन सी, जो सारे ये मतलब कम से कम एक विषय पढ़ते हैं वो आ गए इसमें। तो ऐसे विद्यार्थी जो कम से कम एक विषय तो पढ़ते हैं उनका क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट। तो ये और ये एक ही चीज है भाई। जैसे नोट में लिख के दिखाऊं तो एन एम ये पी ये कॉम्प्लीमेंट, तो इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन एम यूनियन पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि यदि यूनियन में से मैं एन एम यूनियन पी यूनियन सी घटा लूं। क्यों? क्योंकि ये मैथ पढ़ने वाले, ये फिजिक्स पढ़ने वाले, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले ऐसे हैं सारे के सारे। तो इनमें से जो इन सब को छोड़ दें यदि पढ़ने वालों को, तो शेष कौन से हैं? तो शेष यूनिवर्सल वाले हैं। तो यूनिवर्सल वालों में से मैं यदि इनको घटा लूं तो शेष कौन बचेंगे? नहीं पढ़ने वाले। तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं। तो ये तो है आपका इसका हिंट। तो ये दो क्वेश्चन आपके आ गए होमवर्क में। एक तो ये होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और एक ये होमवर्क है, इसका भी आप क्या बताना? आंसर बताना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन आया कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट, हॉकी तथा फुटबॉल में से कम एक खेल अवश्य खेलता है। मतलब 42 विद्यार्थियों की कक्षा है, यूनियन आ गया 42। ठीक है, और प्रत्येक बच्चा कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है इन तीनों खेलों में से। कम से कम आ गया मतलब कम से कम एक खेल, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट में से कम एक। ये यहां तक पटा पर्सन को। 14 विद्यार्थी क्रिकेट मतलब NC, 20 विद्यार्थी हॉकी NH, 24 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं NF, 3 विद्यार्थी क्रिकेट तथा फुटबॉल। तो 3 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? N क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो ऐसा करके मैंने ये सारा का सारा क्या लिख दिया यहां पर, डाटा। अब पर्सन यहां से पूछना शुरू करेगा, यहां से यहां बोल रहा है जबकि कोई भी विद्यार्थी तीनों खेल नहीं खेलता। मतलब इन तीनों खेल मतलब जो क्रिकेट ये तीनों खेलने वाले मतलब तीनों ही खेल खेलते हैं, तीनों में कॉमन है, उनकी संख्या कितनी है? 0 पर्सन के अनुसार। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो क्रिकेट तो खेलते हैं किंतु हॉकी नहीं खेलते। तो बस नहीं खेलते तो ये C लिख दो, N हटा के, इंटरसेक्शन का ये गुणा, HC का मतलब 1 माइनस H, तो फिर ऐसे लिख दिया, फिर N लगा के NC माइनस NC इंटरसेक्शन H। अब हमको करना क्या है? ये सिंपली 3 वाला फॉर्मूला है, ये तो मैंने बताया था, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब इनमें वैल्यू रखते जाओ, सारी वैल्यू रख दो, तो अपने आप C इंटरसेक्शन H आ गया।
अब C इंटरसेक्शन S तो आ ही गया और एन सी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। कहाँ है? तो यहाँ है। ये 14 माइनस ये 11 कितना गया? 3। तो ये क्वेश्चन देखो, अपना समय भी बच गया, प्रश्न लिखा लिखाया मिल गया और ये मैंने पहले ही सोल्व कर दिया। यहाँ पर आगे बढ़ो। अब आगे क्या है? तो देखो आगे चिन्ह नियम है। वो चिन्ह नियम वैसे तो फंक्शन में बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो ग्रेटर देन लेस देन के वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तो उसमें वो काम आएंगे। वो यूनियन वाला बताऊंगा ना, तो वहाँ पर काम आएंगे ही। तो इसलिए मैं आपको ये चिन्ह नियम है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चिन्ह नियम कैसे हैं, तो आइए उनको हम समझते हैं। एक बार मैं पानी पी लूँ। यहाँ पर समझते हैं। ये रब कर दें क्या? इनका आप वैसे भी अब क्या करोगे, क्लास पीछे लोगे तो ये लिखे हुए मिल जाएंगे, और मैं अपनी सुविधा के लिए इनको क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव। आराम से पढ़ो आप, चिंता मत करो, है ना। ये लीजिए। आगे क्या आता है? चिन्ह नियम। जो फॉरेनर हैं, बाहर से घूमने आए हुए यहाँ पर, उनको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। साइन स्कीम और वेवी कर्वे मेथड, ये बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब चिन्ह नियम है। अब चिन्ह नियम को कैसे समझना है उसके बारे में मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। 4 उदाहरण बताऊंगा, 4 उदाहरण में आप समझ जाओगे। फिर उन उदाहरणों से रिलेटेड एक है वो होमवर्क के रूप में आपको दे दूंगा, ठीक है। पहला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि यदि f(x) बराबर x माइनस 2x माइनस 3, ये गुणा में है, इज लेस देन 0, तो एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये लो। अब इसमें क्या बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 3 है, तो इसके जो शून्य कितने हैं, हल, वो हल हैं 2 और 3। अब ये बोलता है कि ये ग्राफ है वो x के किन मानों के लिए, ये यहाँ पर क्या है 2 और 3, ये x की वैल्यू है और इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू रखी गई। अब ये बोल रहा है कि आप बताइए x के किन मानों के लिए जो ये इक्वेशन है वो 0 से क्या होगी, कम होगी। वैल्यू 0 से कम आएगी x के किन मानों के लिए। तो आपने पहले 3 रखा, तो 3 रखते ही वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमको 3 शामिल नहीं करना है। मतलब 0 से वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। यहां पर इक्वल टू का तो चिन्ह लगाया नहीं। अब आगे देखो, अब ये बोल रहा है कि यदि हम क्या करें, 3 से कोई बड़ी वैल्यू लें, तो यदि हम 3 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे 4 लिया या 3.1 ले लिया, तो 3.1 ले लिया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव और इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव। मतलब x के जो 3 से जो बड़े वाले मान हैं उनके लिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यदि मैं वैल्यू 2 और 3 के बीच की उठाता हूँ, 2 और 3 के बीच की उठाऊँ कोई भी, जैसे 2.5, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब 2 और 3 के बीच में यदि हम कोई मान लेंगे x का, तो हमें जो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, नेगेटिव, ठीक है। अब यदि मैं 2 से भी छोटी वैल्यू लूँ, 2 से भी यदि मैं छोटी वैल्यू लूँ, जैसे मान लो 1 ले लिया, तो ये आ जाएगा -1 और ये भी क्या आ जाएगा, -2। तो माइनस माइनस वापस गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए भी ये क्या है, पॉजिटिव है। अब फिर से थोड़ा ध्यान देना, देखो पहली बार में थोड़ा अटपटा लगेगा इसमें, अभी आपको समझ में आएगा। यदि पहले से पढ़ा हुआ है आपके तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, नो डाउट। अब देखिए ये बोल रहा है x के किन मानों के लिए इसकी वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम का मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो x की वैल्यू यदि हम 2 और 3 के बीच रखें तो हमारा रिजल्ट है वो 0 से क्या आता है, छोटा आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये वाला। अब मैंने कोष्टक बड़े वाले यूज में क्यों नहीं लिए, क्योंकि मैं ये कोष्टक यूज में लेता, इसका मतलब 2 और 3 शामिल है। जबकि 2 और 3 को शामिल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जबकि पर्सन हमसे पूछ रहा है 0 से कम, तो इस फंक्शन के लिए जो 0 से कम वैल्यू होगी वो 2 से 3 के बीच में होगी। तो ये x का ये रिजल्ट होगा। आ गई बात समझ में।
और समझ में आएगी अभी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है fx बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर एंड x माइनस 3। इसके लिए पर्सन पूछ रहा है कि x के किन मानों के लिए ये फंक्शन का जो रिजल्ट है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसके लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सीधा ही पहले क्या करो, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 और 3। भाई सीधा दिखाई दे रहा है x बराबर 2 और 3, ये 2 और 3 रख दिया। यदि मैं 3 से बड़ी कोई वैल्यू लूँ जैसे 3.1, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो मतलब 3 से बड़े मानों के लिए ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। यदि मैं 2 और 3 के बीच वैल्यू रखूं जैसे 2.5 रखा, 2.5 रखते ही ये तो स्क्वायर, इसके अंदर तो कुछ भी आए ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 2.5 आते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2 और 3 के बीच में। तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब 2 और 3 के बीच में जो ग्राफ होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब यदि मैं 2 से छोटी वैल्यू लूं तो इसमें तो कुछ भी रख दो, चाहे स्क्वायर होते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन इसमें 2 से छोटे रखते फिर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अब पर्सन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, पर्सन डिमांड कर रहा है कि आप बताइए x के किन मानों के लिए जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो हम क्या बताएंगे इनको कि इसका जो रिजल्ट है वो 3 या 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने 3 की तरफ ये बड़ा कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 3 को भी क्या किया है, शामिल। क्योंकि यदि मैं रिजल्ट में 3 को शामिल करता हूं और 3 को यहां पर रखता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 0, जो कि क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायर्ड है, मांगी हुई है। तो भाई 3 रखते ही वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये तो पूछ रहा है कि किस मान पर 0 या 0 से बड़ा, तो 0 तो हो रहा है 3 पर, तो 3 को हमने किया शामिल। और अब 3 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू 0 से आगे क्या होगी, बड़ी होगी। तो यही पूछ रहा है, 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी। तो 3 पर 0 और 3 से आगे बड़ी, और 3 से आगे कहाँ तक बड़ी, अनंत तक बड़ी। अब अनंत की साइड छोटा कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि अनंत को कभी हम क्या नहीं करते, शामिल नहीं करते। अनंत अपने आप में अनंत है, अपरिभाषित है, जहां हम सोच भी नहीं सकते वो अनंत है। समझ गए। तो ये हुआ इसका रिजल्ट। और देखिए आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर ले लो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है fx x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 x माइनस 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लाइन ड्रॉ किया, 1 2 और 3। तो ये यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 3। अब देखो यदि इसमें मैं 3 से बड़ी वैल्यू रखूं कुछ भी, जैसे 3.1 रखी, तो देखो इसमें तो हर चीज पॉजिटिव रहेगी। यहां पर इन दोनों में 3 से बड़ी रखें तो ये नेगेटिव आने का ही नहीं है। तो मतलब 3 से बड़े मानों के लिए ये क्या है, पॉजिटिव। और 3 और 2 के बीच में कैसा बिहेव करेगा, तो यदि आप 2.5 रखते हो तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो 4 पावर है उसकी वजह से पॉजिटिव है। तो 2 और 3 के बीच में भी ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब 1 और 2 के बीच में इसका क्या नेचर रहेगा। अब आप मैं 1 2 3 कैसे लगा रहा हूं, इनमें से प्रत्येक पद को, अरे यार रबर में चला, x माइनस 1 की पावर क्या थी, 3 थी। मतलब इनमें से प्रत्येक को 0 के बराबर रख के ये 1 2 3 निकाल के यहां पर लगा देना। ठीक है, ऐसे मैंने शो किया, जैसे यहां पर 1 है, यहां 0 0, तो ये हो गया 1 2 3। ऐसे ये मैंने पॉइंट निकाले हैं। कई ऐसे सोचने लग जाए कि पहले 2 3 लिख रहे थे, अब 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, तो ये ऐसे लिखें। अब देखो यदि मैं 1 और 2 के बीच में वैल्यू रखता हूं, जैसे 1.5 रखा, 1.5 रखते ही इस वाले टर्म पावर 4 वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 1 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब मैं 1 से छोटा कुछ रखूं, 1 से छोटा कुछ रखूंगा, तो जैसे मैंने रखा 0.5, तो यहां पर आ गया माइनस 0.5। अब माइनस का क्यूब माइनस, और यहां पर 1 से कुछ भी छोटा रखा मैंने, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव,
और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, तो यहां पर ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब पर्सन क्या पूछ रहा है? पर्सन पूछ रहा है कि x के किन मानों पर जो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हमने कहा कि यदि x माइनस अनंत से लेकर, तो देखो अनंत के साइड हमेशा छोटा कोष्टक आएगा, तो इस तरफ से आएगा तो माइनस अनंत से आएगा ना, माइनस अनंत से लेकर 1 तक क्या रहेगा, वो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और मैं इस साइड बड़ा कोष्टक लगाऊंगा, बड़ा कोष्टक, और 1 पर यदि a को शामिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, जो कि पर्सन में चाह रहा है 0, तो a को भी हमने क्या कर लिया, शामिल। यदि ये पर्सन में भी चाहता नहीं ना, ये इक्वल टू वाला चिन्ह हटा देता कि बस 0 से बड़ा, तो फिर हम a की साइड भी क्या लगाते, छोटा कोष्टक। यूनियन, फिर हम बोलेंगे वापस कि 2 या 2 से बड़े के लिए, 2 खुद स्वयं, क्योंकि 2 खुद पर ये 0 हो जाएगा जो इसको चाहिए, और 2 से बड़े मानों के लिए हमेशा ही ये क्या है, पॉजिटिव, अर्थात 0 से बड़ा। तो यहां से लेके प्लस अनंत तक ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा और अच्छा चाहिए आपको तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल, फिर आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन वहां दिए, एक यहां पर देंगे। तो fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, 5, x माइनस 5 क्यूब 6 माइनस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये थोड़ा और अच्छा, बस ये लास्ट लेंगे, इसमें इतने में आपको समझ में आ जाएगा सारा खेल। अब देखिए प्रत्येक टर्म को 0 के बराबर रखे, देखो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2, x माइनस 3, ऐसे पॉइंट लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखो 6 या 6 से बड़ी यदि वैल्यू लोगे आप, मतलब 6 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि 6 तो ले ही नहीं सकते, 6, 5 और 4 तो x की वैल्यू कभी रख ही नहीं सकते, क्योंकि रखते ही ये क्या हो जाएगा, अनंत, ये परिभाषित हो जाएगा फंक्शन। तो अब हम यदि 6 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो 6 से बड़ी वैल्यू रखते ही और तो सारा मामला क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन 6 माइनस एक्स वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव का भाग लगते ही ओवरऑल रिजल्ट क्या जाएगा, नेगेटिव। मतलब 6 से बड़ी वैल्यू के लिए तो हमेशा ही ये क्या है, नेगेटिव। और 6 और 5 के बीच में रखोगे तो देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये ऊपर वाली सारी पॉजिटिव रहेगी, x माइनस 4 की पावर ये 5 है, ये भी पॉजिटिव रहेगी, और x माइनस 5 की जो क्यूब है, तो भाई 5 और 6 के बीच में तो ये 5.5 है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इनके बीच में रख कर देख लेना, मैं पूरा बना देता हूँ, 4 और 5 के बीच में नेगेटिव आएगा, रख के देख लेना कुछ भी, और 3 और 4 के बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और क्या रहेगा, 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, आप वैल्यू रख के देखना, ये नेगेटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, नेगेटिव। अब हमको क्योंकि रिजल्ट चाहिए, x बिलोंग्स टू, तो x के किन मानों के लिए ये 0 या 0 से बड़ा रहेगा, तो किन मानों के लिए 0 से बड़ा रहेगा, तो यह 2 और 3 इसके बीच में ये पॉजिटिव है, देखो 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़े का मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव है, और साथ ही 2 और 3 को बड़ा कोष्टक क्यों लगाया, शामिल क्यों किया, क्योंकि 2 और 3 पर ये 0 भी है। यूनियन 5 और 6, लेकिन इनमें हम छोटा कोष्टक यूज करेंगे। कैसा कोष्टक यूज करेंगे, छोटा कोष्टक। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यदि 5 और 6 को हमने शामिल कर लिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा। 5 और 6 कुछ भी रख के देख लो, बट्टे में 0, बट्टे में 0 होने का मतलब अनंत। और देखिए यूनियन, और यूनियन साथ ही साथ 1, ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में मंजिला कोष्टक में लिखा है मैंने, एक को और शामिल करना। क्यों, क्योंकि यदि हम सिर्फ एक वैल्यू रखते हैं तो एक वैल्यू रखते ही ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0। आ गई बात समझ में। अब 1 का आपके पास आइडिया कैसा आएगा, आइडिया ऐसे आएगा कि देखो 4 है, 4 को तो हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि देखो 4 को खुद को रखते ही बट्टे में 0 हो जाता है, और 4 के आजू बाजू वाला पार्ट नेगेटिव है। और तो हमने 2 और 3 को कर लिया, 5 और 6 की बात कर ली, लेकिन 1 की बात नहीं की। तो 1 को रख के देख लो क्या होता है, तो रख के देखा 0 होता है, तो शामिल कर लिया। तो ये हो गया इसका रिजल्ट।
ये इसका सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ है वो आपके यहाँ पर देखो, ये नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और ये 4 अच्छे से समझाए हुए। ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इन नंबर पर क्या करो, आप मैसेज करो। आ गई बात समझ में? व्हाट्सअप मैसेज करना है। अब देखो ये है आपका होमवर्क, ये होमवर्क 2 क्वेश्चन दे दिए और ये तीसरा क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप करोगे तो देखो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको इंटरसेक्शन आता है, यूनियन आता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालना आता है, पूरक निकालना आता है, अंतर आता है और सम्मित अंतर आता है। ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, टेस्टिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, व्हाट्सअप मैसेज करके भी बताना कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। यदि आपको क्लासें अच्छी लगती है तो अपने एरिया में आसपास सब जगह इसको क्या करो, शेयर करो, सब लोगों को बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी मेहनत पहुंचनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।